जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 22 तक मैंने कवर कर चुका हूँ और आज जो है कि ग्रुपिंग मेथड से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। और इस प्रॉब्लम में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो तीन पेयर्स बनेंगी, मतलब पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, मतलब कहने का मतलब ये कि पहला रेशियो और दूसरा रेशियो के साथ जो पेयर बनेगा उसको पेयर 1 कह रहे हैं, और दूसरा रेशियो और तीसरा रेशियो के साथ जो पेयर बनेगा उसको पेयर नंबर 2 कह रहे हैं। तो हो सकता है पेयर नंबर 1 मेरा इंटीग्रेबल हो सकता है, मतलब वो होगा ही होगा, लेकिन पेयर नंबर 2 और पेयर नंबर 3 इंटीग्रेबल आपस में नहीं होगा। तो उस केस में हम करेंगे क्या, पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 3 को उठा लेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि जब पहला दूसरा इंटीग्रेबल हो और दूसरा तीसरा इंटीग्रेबल ना हो, तब पहला और तीसरा पेयर को उठाते हैं, पहले और तीसरे रेशियो को उठाते हैं, है ना, पेयर नहीं, पहले और तीसरे रेशियो को उठाते हैं और उसके मदद से हम लोग फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं। इसमें ग्रुपिंग मेथड का ही हम लोग कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप देखने जा रहे हैं। इसमें करेंगे ये कि पहला और दूसरा मेरा जो पेयर है उसको उठा लेंगे, है ना, लाग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो पहला और दूसरा पेयर है उसको उठा लेंगे, वो हमारा इंटीग्रेबल पेयर होगा। और फिर देखेंगे क्या कि दूसरा और तीसरा जो मेरा रेशियो बन रहा है, पहला और दूसरा रेशियो तो मेरा इंटीग्रेबल पेयर बनाया, लेकिन दूसरा और तीसरा जो पेयर है वो इंटीग्रेबल पेयर नहीं बना रहा है। ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, ऐसे केस में हम लोग करेंगे पहले और तीसरे पेयर को, मतलब पहले और तीसरे रेशियो को, माफ़ कीजिएगा पेयर नहीं, पहले और तीसरे रेशियो को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उससे एक पेयर बनेगा। मतलब पहला और दूसरा दो चीज़ मिलकर के एक पेयर बनता है, एक जोड़ा बनता है। तो पहला और तीसरा जो मेरा रेशियो होगा उससे एक और नया पेयर बनेगा और आप देखेंगे कि ये जो पेयर है ये इंटीग्रेबल होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ग्रुपिंग मेथड के दरमियान। देखिए, क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी, है ना, ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में हालांकि नहीं भी आ सकती है। तो सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू पी प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन में कह दिया है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका क्वेश्चन, एक मिनट देख लेने दीजिए। वाई स्क्वायर जेड ये समथिंग है, ठीक है, और एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और ये नीचे में जो है कि आपका वो है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसके ऊपर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं नीचे वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो द गिवन पी डी इज एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। इक्वेशन नंबर 1 विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर, है ना, सो इट इज लाग्रांजेस लीनियर पी डी। आप देख सकते हैं ये कैपिटल P इंटू स्मॉल p, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R के फॉर्म में है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P का वैल्यू, है ना, इक्वेशन 1 से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या प्राप्त किए, तो कैपिटल P का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्राप्त किया, कैपिटल Q का वैल्यू वाई स्क्वायर और कैपिटल R का वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्राप्त किया। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर dz अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग मेथड से। तो आप देख सकते हैं पहले और दूसरे रेशियो को ले रहे हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर और dy अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दी ऑक्सिलरी इक्वेशन बाई ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 से हम लोग ये चीज़ ले लिए। और बीच वाला जो है कि कटा हुआ आप देख रहे हैं उसको नहीं लिखना है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको बोथ साइड्स, देन वी गेट, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देख सकते हैं dx, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया।
चूँकि यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का करना है, तो फिर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है। और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -2 + 1 और -2 + 1 और वाई टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 वाई टू द पावर -2। नीचे में वाई नहीं होगा, नीचे में -2 + 1 होगा ओनली। अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा के, तो इधर इसका आंसर हो जाएगा -1/x और -1/y, है ना। मैं चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने स्टेप लगा दिया, है ना, स्टेप मार दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो -1/x = -1/y प्लस के ऐसा कुछ होगा, तो -1/x और इधर आएगा तो ये देखिए माइनस यहाँ पर होगा, -1/y होगा राइट हैंड साइड में, उधर LHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1/y = k। अब यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/x -1/y = -k, और -k को हम लोग C1 बोल देते हैं। वेयर C1 इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C1 क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ तक तो पहला इंटीग्रल हम लोग को मिल गया है। इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेकिन अब जो है कि सेकेंड इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ग्रुपिंग मेथड से सेकेंड इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, मतलब ग्रुपिंग मेथड का हम लोग स्पेशल टाइप यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए बाबू, क्या है, dx/x² है, यहाँ ध्यान दीजिए, dx/x² dy/y² और dz/x + y × z। आप ऐसा कीजिए कि x और z को जब आप लीजिएगा, dx और dz को लीजिएगा, तो उस केस में वाइट हो, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, बाहर नहीं हो रहा है। या फिर जब आप y और z को लीजिएगा, यानी कि dy और dz को लीजिएगा, तो उस केस में आपका x फिर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, dz से x एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर हम लोग y और z लिए तो सिर्फ और y और z ही ना वेरिएबल्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है, इसका मतलब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, या फिर लैग्रांजेस भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुपिंग लगाएंगे तो उसी से काम हो जाएगा। यानी कि हम लोग को करना ये पड़ेगा कि ये जो dz/x + y × z है, मतलब dz/x + y × z है, इसको कैसे भी करके हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेबल बनाना पड़ेगा। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही काम किया है, इट फॉलोज फ्रॉम 1 से, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1 है, हाँ क्या है हमारा 1, D1 बोला था ना वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2 में है। ये बात जो है कि हम लोग को 2 से करना है। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज, जो लिखा हुआ dx/x² dy/y² = dz/x + y × z, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गलती से शायद लिख दिए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ही लिखिएगा। हाँ, इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखिएगा, इक्वेशन 2 लिखिएगा। यहाँ पर ये सही रहेगा कि आप यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो बाबू क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी कि dx - dy कर देंगे और x² - y² कर देंगे, और जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, dx में dy को घटाएंगे और x² में -y² करेंगे, है ना। तो ये काम करेंगे, और dz/x + y × z को एज इट इज ही रहने देंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि x² - y² यानी कि a² - b² में इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो a - b a + b लिखेंगे, यानी कि x - y और x + y लिखेंगे, x - y x + y लिखेंगे, और x - y बच जाएगा और x + y कट जाएगा, समझ रहे ना। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा होगा, इससे इजीली इंटीग्रेबल टर्म्स आएंगी, है ना, इससे फ़ायदा होगी। तो थोड़ा देखिए, धैर्य रखिए। तो आप इक्वेशन 2 से ये देखें, dx/x² dy/y² dz/x + y × z, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से, है ना, यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखिएगा, डैट dx - dy कर दिया मैंने, और x² - y² कर दिया, और dz को एज इट इज़ रहने दिया, x + y × z एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाने वाले थे, लेकिन अभी नहीं, d कॉमन ले लेंगे, x - y ऊपर में हो जाएगा, नीचे में x² - y² को लिख सकते हैं, x - y × x + y, और इधर है dz/x + y × z, तो x + y कट गया,
और ये बचा आपका क्या, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या मिलेगा, डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड। आपको मालूम है डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो चूंकि नीचे में एक्स माइनस वाई है और ऊपर में डी एक्स माइनस वाई है, तो क्या होगा, लॉग एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और 1 अपॉन जेड का लॉग जेड और प्लस लॉग सी टू, एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। अब एक्स माइनस वाई इधर क्या हो जाएगा, जेड इंटू सी टू हो जाएगा। अब लॉग लॉग कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड इंटू सी टू हो जाएगा। अब सी टू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू सी टू। तो देखिए एक्स माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू सी टू, वेयर सी टू इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब फ्रॉम 1 एंड 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 एंड 4 से 3 और 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, समझिएगा बात को। तो 3 में मेरा क्या था, 3 में मेरा क्या था, देखिए जरा, एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू C1 था। जरा देखिए तो जरा इक्वेशन नंबर 3 में आप देखिए, बढ़िया से देखिए, मिला नहीं मिला, बढ़िया से देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपको याद होगा तो मैंने लिखवाया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। देखिए बढ़िया से कॉपी खोलिए, पीछे पलटिए, है ना, पीछे पलटिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। तो जब आप उसको लिख लीजिए एक जगह में, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू C1 था। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू C1 होगा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 से। और इक्वेशन नंबर 4 अभी अभी हमने आपके सामने लाया है ना, इक्वेशन नंबर 4 अभी अभी लाया है जस्ट। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू C2 इंटू जेड है ना। अब इसी चीज़ में से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स और इधर चल जाएगा माइनस C2 जेड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या, कि y माइनस एक्स का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, माइनस C2 जेड। तो इसलिए y माइनस एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, C2 जेड लिख दिए, और C1 एज इट इज़ है, और अपोन में एक्स वाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि C1 अपॉन माइनस C2 जेड अपॉन एक्स वाई आ गया। तो इसको पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे तो एक्स वाई अपॉन जेड, तो ऊपर है माइनस C2 और नीचे में प्लस C1 आ जाएगा, और C2 अपॉन C1 माइनस को हम लोग मान लेते हैं C3। तो अब क्या हो जाएगा, C3 का वैल्यू हमको एक्स वाई अपॉन जेड मिल गया, ठीक है, वेयर C3 इज ए कांस्टेंट। अब इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही आसान होता है, पहला कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट को इकट्ठा लिख दीजिए। तो आपका C1 क्या है, तो एक्स माइनस वाई, C1 क्या है आपका, तो एक्स माइनस वाई अपॉन जेड है। जरा देखिए यहाँ पर, देखिए C1 क्या है, C1 वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई है, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई है। तो यहाँ पर वही काम किया मैंने, है ना, इसी चीज़ को यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, जरा समझिएगा। C1 मेरा क्या है ना, मेरा C1 है क्या एक्चुअली में, ये तो C2 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने किया क्या है कि C1 का वैल्यू y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू C1 लिखा है कि नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है कि लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बात को समझिए कैसे है। यहाँ पर जो टर्म्स हम लोग लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन में, यहाँ तक मेरा जो है कि C3 का वैल्यू मेरा एक्स वाई अपॉन जेड आया हुआ है। C3 का वैल्यू क्या आया हुआ है, तो एक्स वाई अपॉन जेड आया हुआ है C3 का। और इससे पहले वाला टर्म तो क्या होगा, C2 होगा। तो C2 जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे। C2 मेरा क्या है, ज़रा देखिए तो C2 क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड आया हुआ है ना, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड आया हुआ। ये पहला इंटीग्रल कांस्टेंट आया हुआ था, और दूसरा इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आया हुआ है हम लोग का, अभी आया है एक्स वाई अपॉन जेड आया हुआ है। क्या आया हुआ है, एक्स वाई अपॉन जेड आया हुआ है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग उस चीज़ को लिख पाए, है ना। तो ये पूरा बात है।
तो अभी क्या किया हमने, x माइनस वाई अपॉन जेड और एक्स वाई अपॉन जेड कर दिया मैंने सिंपली। तो वेर f इज़ एन आर्बिटरी फंक्शन और ये जनरल सोल्यूशन हो गया। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन आगे भी थोड़ा सा कुछ बचा हुआ उसको भी समझ लेते हैं। मतलब इसके जनरल सोल्यूशन को और एक 2-4 तरीका है, उसके मदद से भी लिखेंगे, ठीक है। तो द जीएस रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रल सरफेस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मतलब जीएस जो है कि जनरल सोल्यूशन है वो इंटीग्रल सरफेस को, है ना, इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कोई भी सरफेस का इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पर जीएस है, जनरल सॉल्यूशन है। तो उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जेड अपॉन क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन एक्स वाई, है ना, ध्यान से समझिएगा, जेड अपॉन एक्स वाई। इसको पलट दिया मैंने सिंपली, मतलब जो एक्स वाई अपॉन जो जेड है उसको मैंने ऐसा उल्टा लिख दिया, जेड अपॉन एक्स वाई। तो सर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर समझो बाबू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेड अपॉन एक्स वाई था ना, C1 अपॉन माइनस C2 क्या था, जेड अपॉन एक्स वाई था। तो इसी चीज़ को मैंने जस्ट सपोज कर लिया, माइनस C1 C2 को मैंने डायरेक्ट सपोज कर लिया, C3 मैंने सपोज कर लिया। सपोज कीजिए, आप भी वही सपोज कीजिए। हालांकि यहाँ पर मैं पलट दिया हूँ, लेकिन आप नहीं भी पलटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा बात है। तो मैं अगर जेड अपॉन एक्स वाई भी इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो कोई कोई केस में पलट भी रहा है, कहीं कहीं पलट भी नहीं रहा है, तो आप नहीं भी पलटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू C3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखा कि जैसे यहाँ पर एक्स वाई अपॉन जेड था, तो C1 अपॉन माइनस C2 को ही डायरेक्ट C3 मान लीजिए, तो भी मान सकते हैं आप, है ना। पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई अपॉन जेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जेड अपॉन एक्स वाई को ही आप डायरेक्ट C3 मान लीजिए, तो जेड अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, है ना, इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन जेड हो जाएगा। अब ये एक्स वाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, और जेड क्या है, तो एक्स और वाई का फंक्शन है, और वेर जी इज़ एन आर्बिटरी फंक्शन और इक्विवेलेंटली, और जी जो है कि एक आर्बिटरी फंक्शन है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी मेरा एक आर्बिटरी फंक्शन है या इसी के इक्वल है, समझे ना। जी कोई एक आर्बिटरी फंक्शन है या फिर वो कोई फंक्शन के इक्विवेलेंट है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जेड बराबर एक्स वाई, ठीक है, और इस जो जी है उसको मैंने एच मान लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मान सकते हैं। तो एच मान लिए, जी के जगह पर एच मान लिए, वेर एच इज एन आर्बिटरी फंक्शन, जहाँ पर एच क्या है, आर्बिटरी फंक्शन है ना। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि एक मेरा इंटीग्रल में था और दूसरा इंटीग्रल में नहीं था, तो उसको हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट किए, मतलब इंटीग्रेबल में नहीं था तो उसको हम लोग इंटीग्रेबल में कन्वर्ट किए, कुछ सेटिंग गेटिंग किए ग्रुपिंग मेथड के मदद से ही। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 23। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 24, जहाँ पर एक और स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुपिंग मेथड से आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।